जय भीम इंडिया में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मानसून नहीं आने से विदर्भ में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। वर्धा जिले में तो लोगों ने ग्राम पंचायत सालोड़ पर मोर्चा निकाला और ग्राम पंचायत कार्यालय को ताला लगाने का प्रयास किया। लोगों का कहना है कि वार्ड में जो बोरवेल खोदी गई थी उसको बंद कर दिया गया है। विदर्भ में मानसून समय पर नहीं आने से पानी की भीषण समस्या बनी हुई है। वर्धा जिले के सालोड़ ग्राम पंचायत में पानी के लिए तरसते लोगों ने ग्राम पंचायत कार्यालय पर मोर्चा निकाला और जमकर हंगामा किया। सालोड़ के वार्ड क्रमांक 2 में जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रहे। ठेकेदार द्वारा बनाई गई बोरवेल बंद पड़ गई है। बोरवेल के पाइप भी निकाले गए हैं। मशीन आल्यानंतर ती 60 फूट जमिनीत गेल्यानंतर कॉम्प्रेसर कसं बंद पडलं तर पडलं त्याच्यातले पाईप कसे निघाले हे मला सांगा। त्या काय म्हणते अधिकाऱ्यांनी सांगा आणि कॉन्ट्रॅक्टर नाही सांगा इथे का मशीन कशी काय बंद पडली तर पाईप निघाले कसे आणि कारभार करणारा होय कोण आम्हाला आमच्या समोर येऊन त्यांना सांगा। हेच नाही मशीन बंद पडल्याच्या नंतर ते पाईप कसे निघाले बा कॉम्प्रेसर जर बंद पडलं असतं तर निघाले कसे याचा प्रश्न कॉन्ट्रॅक्टर नाही द्या अधिकाऱ्या नाही द्या आम्हाला। याच्या पहिले 8 दिवस पहिले आम्ही 15 दिवस झाले का किंवा 8 दिवस झाले आम्ही ग्राम पंचायत मध्ये आलो होतो। तर ग्राम पंचायत मध्ये का म्हणजे बाबू इलोचे सरपंच बाई नाही भेटले आम्हाला, आशिष होते त्यांना घेऊन आम्ही का म्हणजे जिल्हा परिषदला गेलो पाण्यापुरवठा ऑफिस मध्ये। तर त्यांनी सांगितलं का तुमच्या मागास आम्ही गाडी घेऊन येतो। आमच्या मागे आले ते गाडी घेऊन त्यांनी जागा घी पाहिला आणि संध्याकाळी म्हणे आम्ही गाडी घेऊन येतो म्हणे। गाडी तेव्हापासून गाडी आली नाही, आली बी तर ते 50 फूट करून ठेवलं आणि पुन्हा गाडी वापस गेली। हे असं काहून बा राजकारण का बंद पडली मोठा मग पाईप कसे साईडला रस्त्यावर टाकते त्याच्या त्यांना सांगितलं आम्ही 2 दिवसामध्ये तुम्हाला हप्ती पाठवतो। मी बोलले आमदार साहेबाशी म्हणे तुम्ही गेली म्हणे हप्ती म्हणे मी पाठवतो म्हणे माझ्या निधीतून म्हणे। त्यांना असं सांगितलं त्या गोष्टीला 8-10 दिवस झाले। ग्राम पंचायत द्वारा मंजूर की गई बोरवेल मशीन वार्ड क्रमांक 2 में खुदाई के लिए पहुंची। वहां पर 60 फीट खुदाई कर वापस चली गई, जिसके चलते लोगों में गुस्सा है। काल 14/6/2016 ग्रामपंचायत सालोड अंतर्गत वार्ड नंबर 2 मध्ये पाण्याचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे तिथे शासनाने 2 बोर मंजूर केले। वार्ड नंबर 1 मध्ये 1 आणि वार्ड नंबर 2 मध्ये 1। तर त्या वार्ड नंबर 2 मधलं बोरचं काम चालू करण्याकरता जिल्हा परिषद स्तरावरून पाणी बोरिंगची गाडी आली। जो स्पॉट शाखा अभियंत्यांनी दिला होता त्याच ठिकाणी बोर खोदण्यास सुरुवात झाल्यानंतर 60 फूट बोर झालं। 60 फूट बोर झाल्यानंतर त्यांना म्हणजे आता माझा जो लिपिक आहे त्यांनी मला सांगितलं, मी इथं मीटिंगला होतो, काल सीओ मॅडमची मीटिंग होती, मी पंचायत समितीला होतो वर्धेला। मला माझ्या कर्मचाऱ्याचा फोन आला, साहेब म्हणे आपल्या इथं गाडी आली, गाडी म्हणे परतही चालली। मी म्हटलं का बा? तर तिथं असं म्हणणं पडलं म्हणे आपले सदस्य होते म्हणे, सदस्यांनी सांगितलं म्हणे का बा ह्या स्पॉट बदलून दुसरीकडे घ्या, ही जुनी पाण्याची टाकी आहे, ही कोलॅप्स होऊ शकते व्हायब्रेशन जर झालं तर। एवढं मला त्यांनी सांगितलं। मी तसंच BDO साहेबाला मीटिंगमध्ये सांगितलं, विषय चालूच होता पाणी टंचाईचा। तर त्यामध्ये मग BDO साहेब म्हणे नाही जिथं स्पॉट आहे तिथंच करावं लागेल म्हणे। गाडी वापस कशी गेली? मी म्हटलं गाडी वापस गेली तिथून। मग त्यानंतर मग आज आता सकाळी जेव्हा आलो तेव्हा या गावकऱ्यांचा इथे मोर्चा आला का गाडी का वापस गेली त्याचं उत्तर द्या। आता त्याच्याच करता तर मी उत्तर आहे, कारण का मी काल होतोच नाही, मी मीटिंगला होतो वर्धेला। मग हे ग्रामपंचायत सदस्य होते, आता यांनाही बोलावलं, हे पाणी पुरवठ्याचे सचिव पण आहे, तर यांच्या माध्यमातून मार्ग निघेल। परंतु पदाधिकारी म्हणजे गावकरी मार्ग म्हणजे ऐकण्यास तयार नाही। यांचं असं म्हणणं आहे का यांचं असं म्हणणं आहे का इथं आम्हाला बोर झालंच पाहिजे। पण ते बोरवाल्यांनाही फोन केला आपण, ज्यांची गाडी होती ती। आता त्यांनी आता म्हणजे असं सांगितलं म्हणजे निमजे साहेबांना का 2-3 दिवस गाडी येणार नाही, माझी गाडी बंद पडली। पर्यायी व्यवस्था त्यांनी सांगितलं का 3 दिवस नाही होत, म्हणून मग मी माझ्या अधिकाऱ्यांनाही फोन केला, BDO साहेबांनाही फोन केला, CO मॅडमसोबतही बोलणं झालं। तर त्यांनी असं सांगितलं का इथला प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व्ह करा म्हणे, मी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवत आहे।
पाणी पुरवठा जे कार्यकारी अभियंता वाहने सर त्यांनाही पाठवत आहे मी. त्याच्यानंतर धाराशिवकर साहेब आहे जलतज्ञ भूजलतज्ञ त्यांनाही पाठवत आहे मी. आमची नेमकी समस्या हे आहे सर, 8-8, 10-10 दिवस नळ नाही येत आणि काल हॉपसी आली होती आमच्या वार्डामध्ये. ते अर्धी केली 60 फूट आणि वापस नेली. मी तर होती नाही तेव्हा वर्धेलाच होती, पण सगळ्याजणी बायाने त्या मशीनवाल्याला फोन आला म्हणून त्यांनी वापस नेली. त्याची जर मशीन बिघडली असेल तर त्यांना असं म्हणायला पाहिजे होतं ना का 2 दिवस येत नाही मी, 4 दिवस येत नाही. तो का म्हणे मी संध्याकाळी येतो. मग मशीन बिघडल्यावर एका दिवसात कशी मशीन दुरुस्त होईल हे आम्हालाही समजते, पण सगळे लोक खोटे खरे सांगते. आणि आमच्या वार्डामध्ये पूर्ण भांडणं बसून दिले. तिकडल्या बायामध्ये इकडल्या बायानं हॉपसी बंद केली, इकडल्या बायामध्ये तिकडल्या बायानं हॉपसी बंद केली. हा नेमका आमचा प्रॉब्लेम आहे. अधिकाऱ्याला 10 वाजतापासून फोन करत आहे, अजूनही ते पोहोचले नाही. किती वेळ बसायचं सर? 9 वाजतापासून इथं बसून आहे त्या बाया, आणि त्या लोकांना सरले काम आहे ना. ह्या बाया का कचरा आहे का? यायला काही कामं नाही, यायला काही घर नाही, यायला दारू नाही, काहीच नाही आहे. पाहत नाही ना, नाल्या उपसा, ना पाण्याची व्यवस्था आहे, ना रोड आहे, ना काही आहे. पूर्ण गावामध्ये रोड झाले, पाणी आहे, सगळं आहे, पण आमच्या 2 नंबर वार्डामध्येच काहीच व्यवस्था नाही आहे. कचरा भरून राहते, पेटीमध्ये कचरा भरून राहते, न्यायासाठी सुद्धा तयार नाही आहे. आणि 2 नंबर वार्डाचं काम कोणी करायला तयार नहीं है। ग्राम पंचायत में जमा हुए ग्रामवासियों ने पानी की समस्या को लेकर कार्यालय में ताला लगाने का प्रयास किया। मामला गंभीर होता देख और माहौल को गर्माता देख पुलिस को बुलाया गया। देश का भविष्य बनाने का काम जिन शिक्षकों के भरोसे होता है वो शिक्षक वेतन के लिए तरस रहे हैं। बिना अनुदानित स्कूलों को 40 से 60% अनुदान देने की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से शिक्षा उपसंचालक कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे हैं, लेकिन इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। महाराष्ट्र में जिन शिक्षकों के कंधों पर बच्चों का भविष्य है वह शिक्षक अपनी मांगों के लिए तरस रहे हैं। पिछले कई वर्षों से बिना अनुदानित स्कूल के शिक्षक 40 से 50% अनुदान देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें 20% अनुदान देने की बात कही जाती है। ये जो सरकार ने 20% जो अनुदान दिया है हमारी फंसवीगिरी है। हमें प्रचलित नियम धोरणों से अनुदान चाहिए। प्रचलित धोरण 20%, 40%, 60%, 80%, 100% ऐसा होता है। अघोषित जो स्कूल है उनको पहले घोषित करना चाहिए और घोषित और अघोषित को सब मिलकर प्रचलित धोरण से अनुदान देना चाहिए। ये जो शिक्षण मंत्री हमारी फंसवीगिरी कर रहा है ये हमको यानी सब लोगों को मालूम है। शिक्षण मंत्री का आरोप इसलिए हमारा है कि शिक्षण मंत्री ने हिवाड़ी अधिवेशन में, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन में ये प्रोसीडिंग में लिखा और अनुदान देने की घोषणा की, और 7 तारीख को मुख्यमंत्री ने 2 दिन में अनुदान देंगे करके बोला। ये सरकार पे हमारा विश्वास नहीं है और असंतोष बढ़ते जा रहा है। हम आज 15 दिन है, आंदोलन का 15 दिन है और तेज आंदोलन कर रहे हैं जब तक कि हम यहाँ मरेंगे। लेकिन ये मंडप छोड़ के नहीं जाने वाले। हमारे सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं रहा। 130 आंदोलन हो गए, हमारा 131वां आंदोलन है। अभी सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं। जब तक कि हमारे आप कागज नहीं देंगे, GR नहीं निकालेंगे, अघोषित स्कूल को घोषित नहीं करेंगे और सबको साथ में मिला के अनुदान नहीं देंगे टप्पे के अनुसार, तब तक कि हम पीछे नहीं हटेंगे। पिछले शीत सत्र के दौरान और बजट सत्र में भी शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने शिक्षकों को 40 से 50% अनुदान देने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया गया। सरकार बहुत सारे कारण बता रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है। एक्चुअली वो झूठ बोल रही है। पैसा बहुत है सरकार के पास, बाकी कामें बराबर चल रही है। सरकार के विकास कर रही है, मेट्रो चल रहा है यहाँ पे, लेकिन टीचरों के लिए पैसा नहीं इनके पास। ये झूठ बोल रही है। पैसा है, इनको देना ही नहीं है। इनकी नीयत नहीं है सरकार की। खास करके ये जो सरकार हमारे साथ गेम खेल रही है, 20% देखो हमको समझा रही है कि 20% लेके चुपचाप बैठो, लेकिन हम लेने वाले नहीं है। हम मरेंगे यहीं पे जब तक हमारा अनुदान नहीं आता। प्रचलित धोरणों के अनुसार हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन यहाँ 15 साल से जो टीचर्स भूखे हैं उनका भी तो कुछ नहीं। किसी के बच्चे अभी हमारे इसमें एक पारधी सर करके है, इनको रिटायर होने में अभी 3 महीने बाकी है। आस लगाए बैठे हैं कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, लेकिन सरकार की तिजोरी में कब पैसा था? ये बाकी सब काम के लिए पैसा है, लेकिन टीचर्स को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। ये क्या बात है? हमारी मांगे जो सरकार की, जो कांग्रेस सरकार थी उसमें हमारी मांगी थी। एक कांग्रेस सरकार ने
2009 में कायम शब्द निकाला और प्रचलित में से अनुदान देने का उन्होंने किया था। इसके बाद में इन्हें भी बोले कि हम देते करके, लेकिन अभी तक इन्हें दिए नहीं। सभी टीचरों को जो घोषित है सबको उनने प्रचलित नियम से अनुदान देना चाहिए। हमारे बांधव 17 साल से 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, फुकड़ी नौकरी कर रहे हैं, इनका लाइफ स्पॉइल हो रहा है। मैं यहाँ पर 30 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को 2-2.5-3 महीने में बाकी बचे हैं मेरे रिटायरमेंट के लिए, मेरा लाइफ स्पॉइल हो गया है। ऐसे शासन ने मेरा मर्डर कर दिया है। हमारे जान की उनको कोई परवाह नहीं है। हमारा एक साथी हमारा खराज सर मर गया, वैसे हमारे भी हालत वो करने वाले है सरकार। ये झूठ बोल रहे हैं शासन, ये इन पर भरोसा नहीं रहा। GR निकाल दिया, प्रचलित नियम से हमको शासन ने अनुदान देना चाहिए, ऐसी और मांगनी है। हम हटेंगे नहीं यहाँ से, हम मर जाएंगे नहीं, यहाँ हटेंगे नहीं। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम देश का विकास करें। लाखों रुपए करोड़ रुपए सरकार बचाए हमने सरकार विकास करे। ये सरकार को अंधकार से उजाले में लाने के लिए किए, और हमने सब सरकार को जाहिर की है कि हम शिक्षक हैं, हम ध्यान दे रहे हैं बच्चों को, और सरकार को भी हमने पढ़ाए। आज सरकार बनी हमारे वजह से बनी। आज देश का विकास होता है, शिक्षा से विकास होता है। अंधकार से उजाला लाने वाले, उजाले में लाने वाले ये हम टीचर है, और हमारा भावी टीचर से ऐसा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा खतरनाक बात है। ये सबके लिए पैसा है, इनको टीचर के लिए पैसा नहीं है। कहाँ की बात है, सब काम चालू है, टीचर के लिए पैसा क्यों नहीं सरकार के पास में? मराठी स्कूल बंद कर, और मराठी स्कूल बंद करे सरकार षड्यंत्र है। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र मराठी भाषा है, हमारा मातृभाषा मराठी भाषा है, और मातृभाषा को दबाने के लिए, इसको नष्ट करने के लिए सरकार लगी है। ये ठीक नहीं है। ये अकोला जिले के तूतगांव में सरपंच, उप सरपंच और सचिव द्वारा ग्रामवासियों को परेशान किया जा रहा है। साथ ही शमशान भूमि पर बौद्ध जनता को अंतिम संस्कार करने पर पाबंदी लगाई गई, जिसके विरोध में अनुसूचित जाति जमाती कानून के अंतर्गत कार्यवाही करने की मांग को लेकर तेल्हारा तहसील के सामने 1 दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। अकोला के तेल्हारा तहसील के अंतर्गत आने वाले तूतगांव में पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया गया है। सरपंच, उप सरपंच और सचिव ग्रामवासियों को परेशान कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही यहां बाबा साहब की प्रतिमा की विडंबना की गई थी, और अब बौद्ध जनता को शमशान भूमि पर अंतिम संस्कार करने पर पाबंदी लगाई गई है, जिससे कि बौद्ध जनता में रोष है। आमच्या इथं ग्रामपंचायतवाले आम्हाला दाखले नाही देऊन राहिले, आमच्या इथं रंगरंगोटी नाही केली। ठराव घेतल्यानंतरही आमच्या इथं बऱ्याचशा समस्या होती। 8 दिवस आम्हाला पाणी नव्हतं सोडलं या लोकांनी, आणि याच्या पुढे बहुतेक करतील असा एक अंदाज वाटते। याच्या पुढे आमच्यावर अन्याय न झाला पाहिजे, हेच आमची मागणी आहे, बाकी काही नाही। तर या संदर्भात आपण काही म्हणजे शासकीय अधिकाऱ्याला काही तक्रारी वगैरे टाकल्या नाहीत? त्याच्या अगोदर आम्ही तहसीलला निवेदन दिलेलं आहे, कलेक्टर साहेबाकडे निवेदन दिलं आहे, पोलीस स्टेशनला कळवलं आहे। ग्रामपंचायतमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या फटूची विटंबना ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवक यांनी फटू फेकून दिल्याबद्दल आम्ही ग्रामपंचायत पोलीस स्टेशनमध्ये तेल्हारा इथे तक्रार केली असता त्यांच्यावर आमच्या मागणीप्रमाणे कारवाई झाली नाही। त्या हिशोबाने आम्ही इथे आज धरणे आंदोलन दिले आहे। तर आमची मागणी हेच आहे की त्यांच्यावर कायदेशीर कडक कारवाई करण्यात यावी, हीच आमची मागणी आहे। ॲट्रॉसिटीची मागणी करता आम्ही इथं बसलेलो आहोत। या मागणीचे आपले जर निर्णय जर पुरेपूर लागला नाही तर मग आपण पुढील पाऊल काय उचलणार? आम्ही याच्या पुढे हे खूप मोठं आंदोलन छेडण्याच्या तयारीत आहोत। जर आमच्या मागण्या पूर्ण नाही झाल्या किंवा कायदेशीर कारवाई जर नाही झाली तर आम्ही आंदोलन करो। गांव का सरपंच कुछ लोगों के साथ मिलकर पिछड़े वर्ग के लोगों के छोटे बड़े कामों में रुकावट पैदा कर रहे हैं, जिसके विरोध में ग्रामवासियों ने तहसील कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। जेव्हापासून आम्ही निवडून आले तेव्हापासून आमच्यावर असे अत्याचार होऊ लागले की आमच्या जे सहन झालेले नाही आवाजवरून। 14 एप्रिल झाल्यानंतर बी आमच्यावर इतके अत्याचार केले लोकांनी की आमच्यावर जे दाखले मागायला जायचं आहे ते नकार दिलेला आहे त्यांनी, तर आम्हाला ते सहन झाले नाही। याच्यापुढे जर हे आम्ही इथं बसलेलं कशासाठी, हे जर आमच्या पुढे जर सहन झालेलं नाही तर आम्ही याच्यापुढे जे करायचं आहे आम्ही ते करू शकतो बस। पटना के कला एवं शिल्प महाविद्यालय में तनाशाह प्रभारी प्राचार्यों को पद से हटाने के लिए छात्र महाविद्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं। छात्रों ने स्थायी की प्राचार्य नियुक्ति करने और छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लेने की मांग की है।
आज से हमने पटना आर्ट कॉलेज को बंद करने का अनिश्चितकालीन बंद करने की घोषणा की है। जब तक पटना आर्ट कॉलेज प्रिंसिपल की बर्खास्तगी तय नहीं होगी, उनको हटाया नहीं जाएगा और नए सिरे से परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होगी, तब तक हमारा यह अनिश्चितकालीन बंद जारी रहेगा। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की ओर से मालेगांव में कृषि अधिकारी कार्यालय में सोयाबीन के बीज जलाकर आंदोलन किया गया। संगठन ने मांग की है कि आत्महत्याग्रस्त किसान परिवारों को निःशुल्क बीज दिए जाए और अन्य किसानों को 50% सब्सिडी पर बीज देने की मांग की। विकलांग शिक्षण योजना के तहत माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों को नौकरी से निकाले जाने से सैकड़ों शिक्षक नागपुर, अमरावती और मुंबई में धरने पर बैठे हैं। इन शिक्षकों को पिछले 4 सालों से वेतन भी नहीं दिया गया है। हम लोगों को 7 जुलाई के लेटर के हिसाब से हमारी सेवा समाप्त की है। हमारा कहना है कि हमारे को अतिरिक्त की जाए और हमारा समायोजन माध्यमिक स्कूलों में, जिला परिषद में और नागपुर महानगर पालिका, नगर परिषद, जहाँ जहाँ माध्यमिक स्कूल है वहाँ पे हमारा समायोजन चाहिए हमको। अभी यहाँ पे हमारे 300 लोग हैं, अमरावती में 400 लोग बैठे हैं और बाकी के जो 1000 लोग हैं वो आज़ाद मैदान मुंबई पे बैठे हुए हैं। 2009 से जो योजना चालू है, 2009 से हमारे को पगार सैलरी मिल नहीं रही है और सैलरी तो दी नहीं, लेकिन हमारी सेवा इन्होंने समाप्त की है। और हमारी यही मांग है कि हमारे को शासन के कौन से भी स्कूलों में हमारे वेतन श्रेणी के माध्यम से हमको जो नियुक्ति पत्र दिया है उन हिसाब से हमको वेतन मिलना चाहिए और हमारा स्कूलों में समायोजन होना चाहिए। नांदेड़ जिले में धर्माबाद में पिछले 3 महीने से ग्रामीण चिकित्सालय में एम्बुलेंस नहीं होने के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। वाहन के इंतजार में कई मरीजों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, लेकिन लॉर्ड बुद्धा टीवी पर समाचार प्रसारित करने के बाद विभाग ने इस बात को गंभीरता से लिया और 5 दिन के भीतर एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी। धर्मा तालुका जो कि सीमावर्ती भाग में स्थित है, यहाँ पे रुग्णवाहिका ग्रामीण रुग्णालय में रुग्णवाहिका नहीं रहने की वजह से यहाँ सीमावर्ती भाग में बहुत रुग्णों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था, जो कि लॉर्ड बुद्धा टीवी पे आपकी हमने पाठ पूरा करने पर आपके बातमी के दबाव पर यहाँ पे जिला रुग्णालय ने एक 110 की रुग्णवाहिका दे दी यहाँ पे, मगर पुरानी गाड़ी दी। हमारी मांग है कि 102 की नई गाड़ी यहाँ पे जो उपलब्ध कराना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है और हमारी रिक्वेस्ट है, विनंती हम सरकार को की है और जो तत्काल में उपलब्ध हो जाएगी ऐसा करके बोले, और अभी हम पाठ पुरावा करेंगे इसका। अकोला जिले के तेल्हारा में कुछ बौद्ध अनुयायियों ने एक अनोखी पहल करते हुए समाज कार्य में सहयोग करने का निर्णय लिया है। दरअसल अकोला के SD सावंत और वानखेड़े ने शादी में किए जाने वाले अतिरिक्त खर्च को कम कर सामाजिक कार्यों के लिए नांदेड़ के अंबेडकर मिशन केंद्र के प्रमुख दीपक कदम को 50,000 की राशि दान में दी। साथ ही और भी कई बौद्ध अनुयायियों ने सामाजिक कार्य करने के उद्देश्य से दान दिया। मी SD सावंत मंडल अधिकारी। आज किशोर सुरळकर व आयुष्यमती भारती यांचा मंगल परिणय विधी। आयुष्यमान किशोर सुरळकर व आयुष्यमान भारती वानखडे यांच्या मंगल परिणयानिमित्त 2 उभयतांच्या सहजीवनाची सुरुवात ही एका सामाजिक जाणीवीच्या भांडून व्हावी व त्याकरता कुठलेही हुंडा अथवा बळेजाव न करता विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे माऱ्याच्या व मोक्याच्या जागा पटकवा हे ब्रीद वाक्य घेऊन कार्य करणारे देशातील एकमेव मिशन केंद्र आंबेडकरवादी मिशन केंद्र नांदेड हे माननीय दीपक कदम सर यांच्या मार्गदर्शनात कार्य करीत आहे। अशा केंद्राला प्राध्यापक किशोर व भारतीतर्फे 50,000 रुपयाचे दान करू असा प्रस्ताव वानखडे परिवारात टाकळी निमकरदा यांच्याकडे टाकला व त्यास त्यांनी सहर्ष संमती दर्शवली। या परिणयविधीकरता प्रमुख उपस्थिती म्हणून माननीय रमेशजी घेवंदे उपजिल्हाधिकारी। कोल्हापुर जिले के समीप यड्राव इस छोटे से गांव में पिछड़े समाज के लोगों ने इकट्ठा आकर सामाजिक कार्य करने का संकल्प लिया है। जाति तोड़ो भारत जोड़ो, इस दिशा में यह एक अच्छा कदम माना जा रहा है। पर हमारे मेहमान है उत्तम जगताप, यड्राव गांव में, ये इधर रहते, तो उनका छोटा काम धंधा भी है, तो बोले कि समाज के लिए कुछ तो करना चाहिए। तो उन्हें सर से बात किए, कामले सर से, या इधर और बाकी के लोग हैं,
उनसे चर्मकार लोगों से बात की कि भाई अपन ये तीनों समाज एक होना चाहिए और ये देश को ऐसा बताना चाहिए कि एक छोटे से गांव से एक अपन अच्छा ऐसा संदेश देंगे कि ये भारत जाति का जो लोग जो अहिंसा या कुछ बाकी के समाज के ऊपर अत्याचार करते। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो हम तीनों समाज के लोग इकट्ठा हो गए और ये अभियान पूर्ण करने के हमें संकल्पना है, वो इसके आगे भी इकट्ठा रहेंगे। ऐसा सब पूरे देश में वो तीनों समाज के लोग इकट्ठा होकर एक ताकत और एक महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका स्वप्न वो साकार करेंगे, ऐसे मेरी इच्छा है। तो ऐसा संदेश देना चाहता हूँ कि भारत जाति तोड़ो और भारत जोड़ो, ये जो संदेश है यह संदेश महान है। इसके वास्ते मैंने मेरे गांव में मैं रिटायर होने के बाद और एक 61 साल मैं मना रहा था। उस वक्त मैंने मेरे जाति के जो लोग हैं, बौद्ध लोग हैं, मातंग लोग हैं और चर्मकार जो लोग हैं, इनको मैंने इकट्ठा करके बात की और ऐसा प्रोग्राम। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अध्यासन की ओर से 18 जून को परिसंवाद का आयोजन होने जा रहा है। अध्यासन प्रमुख डॉक्टर प्रदीप आगलावे इन्होंने इस संबंध में जानकारी दी। विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन एक क्रांतिकारी और भारतीय समाज में बहुत बड़े पैमाने में बदलाव लाने वाला आंदोलन था। बाबा साहब के आंदोलन से इस देश में जो क्रांति हुई, जो बदलाव हुआ, उससे इस देश के आम लोगों के विकास का जो रास्ता है वो रास्ता खुला हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से आज विश्व के कई लोगों को प्रेरणा मिल रही है। बाबा साहब का आंदोलन यह केवल इस देश के लिए सीमित नहीं रहा। बाबा साहब के आंदोलन से अलग अलग देशों के लोग प्रेरणा लेकर अपने अपने देश में काम कर रहे हैं। बाबा साहब का जो आंदोलन इस देश में रहा वो एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी आंदोलन था। बाबा साहब के आंदोलन में इस देश के कई लोगों ने अपना योगदान दिया है। बाबा साहब के आंदोलन में विदर्भ के एडवोकेट हरिदास बाबू आवड़े, इनका जो योगदान रहा वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। एडवोकेट बाबू आवले जी रायपुर के थे। शिक्षा के लिए वे नागपुर में आए। बाबा साहब के आंदोलन से उनको एक अलग प्रेरणा मिली। बाबा साहब के विचारों से वे प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने यह तय किया कि बाबा साहब का जो आंदोलन है उस आंदोलन में मेरा भी योगदान होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में एडवोकेट हरिदास बाबू आवले जी का एक महत्वपूर्ण
और ऐतिहासिक योगदान रहा। उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में काम किया। धर्मांतर का जो आंदोलन चला उस आंदोलन में भी उनका योगदान रहा। ऐसे एक बाबा साहब के सच्चे अनुयायी और नेता एडवोकेट हरिदास बाबू आवले, इनका 2015 और 16 यह जन्म शताब्दी वर्ष है। बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर के दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को ऐतिहासिक और क्रांतिकारी घटना साबित हुई, जिसमें बाबा साहब ने खुद दीक्षा लेकर 5 लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। यह दीक्षा भूमि हमारी दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमि है। यह भूमि हम लोगों को मिलना चाहिए। इसलिए जो आंदोलन हुआ उसके मुख्य नेता थे एडवोकेट हरिदास बाबू आवले। आज जो नागपुर की दीक्षा भूमि हमें दिखाई देती है, वो दीक्षा भूमि हमें मिलने का सारा श्रेय यह एडवोकेट बाबू आवले जी का है। नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अध्ययन के द्वारा कर्मवीर हरिदास बाबू आवले जी के जन्म शताब्दी के वर्ष के उपलक्ष्य में एक विशेष परिसंवाद का आयोजन 18 जून 2016 को सुबह 10 बजे डॉक्टर अंबेडकर विचारधारा विभाग में किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय के कुलसचिव माननीय पूर्व मेश्राम जी उपस्थित रहने वाले हैं। उसके साथ ही जिन्होंने एडवोकेट आवले जी के संदर्भ में संशोधन किया, उन पर किताब लिखी, ऐसे डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल, इनका भाषण आयोजित किया गया है। उसी प्रकार माननीय वीणाकराव जामगड़े और बाकी जो एडवोकेट बाबू जी के सहकारी रहे, ऐसे भालचंद्र लोखंडी जी, इनको भी आमंत्रित किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण परिसंवाद एडवोकेट बाबू आवले जी के जन्म शताब्दी के वर्ष पर आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में उनके कार्य के संदर्भ में उन्होंने बाबा साहब के आंदोलन में जो योगदान दिया उसके बारे में चर्चा होने वाली है। और इसलिए मेरी आप सबसे नम्र विनती है कि इस कार्यक्रम में आप आइए और एडवोकेट बाबू आवले जी का जो योगदान है वो योगदान नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा देने वाला है। तो इसलिए इस कार्यक्रम में आप सभी आमंत्रित हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को लेकर कई संस्थाएं काम कर रही है। नांदेड़ के अम्बेडकरवादी मिशन अभ्यास केंद्र के प्रमुख दीपक कदम भी उन्हीं में से एक है। उन्होंने अपने कार्यों से अपनी पहचान बनाई है। तो आइए अपनी बात इस विषय पर
जानते हैं उनके कार्यों को। दर्शकों जय भीम, मैं हूं सदाशिव गत्से। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से हम अपनी बात इस कार्यक्रम में किसी एक व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं और उनके जीवन के बारे में, उनके कार्य के बारे में हम जानते हैं और आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। तो आज मैं नांदेड़ शहर के अम्बेडकरवादी मिशन अभ्यास केंद्र में आया हूं और यहाँ के जो केंद्र के प्रमुख हैं आदरणीय दीपक जी कदम साहब। जी हाँ, दीपक कदम साहब एक ऐसे व्यक्ति है जो बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर विचारों से प्रभावित है और समाज का कुछ देना है, इसी भावनाओं से वो समाज के लिए काम करते हैं। जी हाँ, अम्बेडकरवादी मिशन एक ऐसा मिशन है, वो बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा लेकर समाज में काम करता है। और अम्बेडकरवादी मिशन का एक खासियत ये है कि 2006 में दीपक कदम साहब तहसीलदार इस पद पर कार्यरत थे, लेकिन मैं खुद नौकरी करूंगा और मेरा परिवार चलाऊंगा, लेकिन समाज का क्या होगा, इसी भावनाओं से उन्होंने 2006 में तहसीलदार पद का त्याग कर समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित करने की कसम खाई है। और ये कसम इसलिए खाई है कि बाबा साहब के विचारों का देना है, इसलिए तो आज इस अम्बेडकरवादी मिशन में आया हूँ। तो दीपक कदम साहब से मिलते हैं। जय भीम कदम साहब। जय भीम साहब। जय भीम। कदम साहब, लॉर्ड बुद्धा टीवी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अम्बेडकरवादी मिशन की शुरुआत कब और किस हालात में हुई, इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सर। जय भीम। बुद्ध चैनल के सभी प्रेक्षकों को मेरा सविनय जय भीम। 2006 में मैंने मेरे पद का इस्तीफा दे दिया, लेकिन उससे पहले 2003-04 से ही अशोका सोशल रिसर्च सेंटर के माध्यम से यहाँ पर सोशली एक्टिविटी हम करते थे। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में 18 घंटे स्टडी करके बाबा साहब को अभिवादन करने का जो प्रोग्राम है वो पूरे देश भर में मैंने चलाया था, जो दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक 22 स्टेट्स में मैंने विज़िट करके उस प्रोग्राम को हमने लॉन्च किया था, जो पूरे देश में आज मनाया जाता है। इसी तरह से सोशली एजुकेशनली काम करते हुए हमने 1 जनवरी 2010 में अम्बेडकरवादी मिशन अभ्यास केंद्र यह संस्था नांदेड़ में स्थापित की और उसके माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संदेश दिया है कि आप की पोस्ट को एक्वायर कीजिए, मारेचा और मौके के जो जगह है उसको आप एक्वायर करना है, आपको पाना है और समाज के लिए सामाजिक दायित्व की भावना से आपको काम करना है। तो उस मकसद को पूरा करने के लिए अम्बेडकरवादी मिशन कार्यरत है। अच्छा कदम साहब, आपने पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर देखा जाए तो 18 तास जो बाबा साहब को श्रद्धांजलि आदरांजलि अर्पित करने की जो बात है, ये आपने पहले महाराष्ट्र में शुरुआत की है सर। तो ये संकल्पना, ये आइडिया आपको कैसा आया? बाबा साहब 18 घंटे स्टडी करते थे, तो प्रेरणा उन्हीं की है। क्योंकि हमने यही कहा कि अभी बाबा साहब 18 घंटे स्टडी करते हैं, यह हमको सिर्फ भाषणों में बताना नहीं है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स है, हमारे जो युवक है, विद्यार्थी है, वो सिर्फ 6% युवक सर हमारे डिग्री तक पढ़ पा रहे। 94% स्टूडेंट्स हमारे डिग्री तक नहीं पढ़ते। तो ये बहुत बड़ी शैक्षणिक समस्या है और अब हमको समाज को, स्टूडेंट्स को और विद्यार्थियों को बताना है कि भाई आप भी बाबा साहब की तरह 18 घंटे स्टडी करो, ये समाज की ज़रूरत है आज। बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए हमने उस बात की हमने शुरुआत की और आज लाखों स्टूडेंट्स पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में बाबा साहब की जयंती मनाते वक्त प्रत्यक्ष कृति के माध्यम से बाबा साहब की जयंती को रास्ते के ऊपर नाचने के बजाय स्टडी करके, अभ्यास करके, 18 घंटे स्टडी करके वो बाबा साहब को अभिवादन करते हैं। अच्छा कदम साहब, जो अभी अभ्यास केंद्र आप नांदेड़ में चलाते हैं और इसकी एक शाखा दिल्ली में चलाते हैं, तो वहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ का मैनेजमेंट किस तरह से आप संभालते? मैनेजमेंट तो दोनों का मैनेजमेंट हम स्टूडेंट के माध्यम से ही चलाते, क्योंकि एक मूवमेंट है ये। और इस मैनेजमेंट का जो अनुभव है वो एडमिनिस्ट्रेशन में स्टूडेंट को काम आएगा। इसीलिए नांदेड़ से एक 15 से 25 बच्चों की जो टीम रहती है, तो वो टीम वहाँ पर मैनेजमेंट भी करती है, वहाँ पर स्टडी भी करती है। और फ्रिक्वेंटली मैं मंथली दिल्ली विजिट करता हूँ और बहुत सारे जो हमारे ऑफिसर्स है, बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स है, बहुत सारे जो अभी ऑफिसर्स है वो भी हमको कोऑर्डिनेट करते हैं और दिल्ली में उनका भी सहयोग है और इस माध्यम से हम दिल्ली चलाते, दिल्ली का सेंटर चलाते। इस साल
नियर अबाउट 100 से ज़्यादा IAS IPS IFS ऑफिसर्स का हमको सहयोग मिला। उस माध्यम से हमने मॉक इंटरव्यू और बाकी पूरे देश के स्टूडेंट्स के लिए हमने वो मॉक इंटरव्यू का प्रोग्राम रखा। उसके बहुत अच्छे नतीजे भी आए हमारे सामने। और नियर अबाउट 20 स्टूडेंट्स हमारे इस साल UPSC में सेलेक्ट हुए। उसमें 5 लड़के IAS, 5 लड़के IPS और अलाइड सर्विसेज में बाकी बच्चे। लास्ट ईयर में 2014 में हमारे 26 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे। 2013 में हमारे 13 स्टूडेंट्स थे और 2012 में हमारे 6 स्टूडेंट्स थे। तो लगभग 70 स्टूडेंट्स अम्बेडकरवादी मिशन से UPSC अभी तक क्रैक कर चुके हैं। वाह वाह। सर, नांदेड़ का जो अभ्यास केंद्र चलता है, यहाँ पर कुछ छात्र हैं और कुछ छात्राएं हैं, तो ये लड़कियां और लड़कियां का जो अलग अलग जो सिस्टम है, ये आप कैसा मेंटेन करते हो सर? यहाँ पर रहने की क्या सुविधा है यहाँ पर? गर्ल्स के लिए हॉस्टल है। पूरे महाराष्ट्र की 100 स्टूडेंट्स 100 गर्ल्स के लिए रेसिडेंशियल यहाँ पर फैसिलिटी हमने दे रखी है। और बॉयज़ का हॉस्टल का काम जो है तो वो अभी निर्माणाधीन है। वो काम हम मैंने कर रहे हैं। अगले 5-6 महीने में, एक आधे साल में वो काम पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, बॉयज़ के लिए 24 घंटे रीडिंग रूम खुले रहते, 24 घंटे इंटरनेट फैसिलिटी, 24 घंटे ग्रंथालय, 24 घंटे स्टूडेंट्स। बॉयज़ 24 घंटे रहते, लेकिन सिर्फ उनका रेसिडेंशियल फैसिलिटी है बॉयज़ का, लेकिन गर्ल्स की पूरी रेसिडेंशियल फैसिलिटी हमने यहाँ दे रखी है। और यहाँ पर जो मैनेजमेंट और बाकी की बात है, क्योंकि मैनेजमेंट यह पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसका प्रशिक्षण मिशन के माध्यम से उनका व्यक्तित्व विकसित करने का जो एक प्रोग्राम यहाँ चलता है, तो वो माध्यम से हम स्टूडेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि इससे होता ही यह है कि मिशन जिस तरह से ट्रांसपेरेंट पद्धति से काम करता है, तो वो भी उनको पता चले यहाँ की आर्थिक हालत, यहाँ की जो बाकी हम जो काम करते हैं, तो यहाँ का डोनेशन है, यहाँ का बाकी का स्टूडेंट्स का योगदान है। तो ये पारदर्शी माध्यम से हो। हाँ, इसका एक अच्छा उदाहरण मुझे लगता है कि एक सोशो एडमिनिस्ट्रेटिव एक प्रबंधन का एक नया मॉडल ये अम्बेडकरवादी मिशन में एक नया विकसित हो रहा है। ऐसा कहे तो मुझे लगता है कि कोई ये नहीं होगा। सर, आपकी जो अम्बेडकरवादी मिशन है, ये अम्बेडकरवादी मिशन अभ्यास केंद्र नहीं, बल्कि एक मूवमेंट का और बाबा साहब के विचारों का कुछ देना है, इसी भावनाओं से काम करती है। और कभी नहीं तो 125 सामने आपके अभ्यास केंद्र से हर साल निर्माण हुए। इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सर। हर साल हम, क्योंकि धम्म और शिक्षा, बाबा साहब अम्बेडकर की शिक्षा और दीक्षा, यह बेसिक जो बाबा साहब ने हमको दिया है, तो शिक्षा और दीक्षा के माध्यम से यहाँ काम होता है। और यहाँ पर हम हर बैच में हम यहाँ पर जो हर बैच में 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम श्रामनेर बनाते, लड़कियों को भी बनाते और लड़कों को भी बनाते। और यहाँ पर उनको दीक्षित करते हम, और उनको धम्म के संस्कार हो। यहाँ पर आनापान और विपश्यना हर दिन ली जाती है, क्योंकि मिशन में 1-2 भंती जी यहाँ पर हर बैच में हमारे रहते, उनके सहयोग से और विपश्यना के लिए रेगुलर हम यहाँ से स्टूडेंट्स भेजते 10 दिन के कोर्स के लिए। और यहाँ पर हर दिन विपश्यना होती है, हर दिन यहाँ पर स्टूडेंट्स को हम आनापान भी देते। लड़कियों के लिए कराटे भी कंपलसरी है यहाँ पे। और पूरी तरह से स्टडी और इसका माहौल जो है, दीक्षा और धम्म का माहौल और शिक्षा का माहौल मिशन केंद्र में। सर, दिल्ली का अभ्यास केंद्र है और नांदेड़ का अभ्यास केंद्र है, ये दोनों अभ्यास केंद्र से अभी तक प्रशासकीय सेवा में आपके छात्र कितने हैं? 250 से ज़्यादा स्टूडेंट गए हैं। क्योंकि 70 स्टूडेंट्स तो UPSC में अभी कार्यरत हैं। और 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नांदेड़ के मिशन से सेलेक्ट हो चुके हैं। और 100 से ज़्यादा तो हमारे PSI हैं, उसमें 25-30 हमारे लड़कियां हैं। ये बहुत गौरव की बात है। और साथ ही सिर्फ हम रिजल्ट नहीं दे रहे, हम गुणवत्तापूर्वक भी रिजल्ट देते। हर 6 महीने में एक लड़का हमारे जो लड़के हैं वो कोई ना कोई एग्जाम में टॉप करते। जैसा कि 6 महीने पहले हमारा एक स्टूडेंट ये बैच में मिलिंद कुराड़े जो है, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के एग्जाम में पूरे महाराष्ट्र में टॉप आए SC कैटेगरी में। उनको ओपन मेरिट में उनको जगह मिली। इसके पहले एक राहुल खंदारे नाम का लड़का था, लॉ ऑफिसर के SC कैटेगरी में एक ही जगह थी, वो पूरे महाराष्ट्र में टॉप आए। डॉक्टर शरद खंडालीकर जो लड़का है, वो महाराष्ट्र में SC कैटेगरी में टॉप आया था। उसको जो आज असिस्टेंट कमिश्नर इस पद पे सेल टैक्स, वो नागपुर में कार्यरत है। या फिर अमित खैरे नाम का जो लड़का है, वो लड़का SC कैटेगरी में सेंट्रल रेलवे PSI में वो पूरे देश में SC कैटेगरी में फर्स्ट आया। और वो आज लड़का 2 बार वो PSI बन गया, लेकिन उसने वो पद त्याग
के आज वो प्रोविशनरी ऑफिसर बोल के आज अकोला में कार्यरत है, जलगांव में कार्यरत है। तो यहाँ पर सिर्फ हम रिजल्ट ही नहीं दे रहे, हम गुणवत्तापूर्वक रिजल्ट दे रहे। हमारे बच्चे ओपन मेरिट में सेलेक्ट होते हैं और अपनी गुणवत्ता सिद्ध कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ मिशन में से सिलेक्ट हो रहे, तो हर स्टूडेंट्स गरीब तबके का, हाँ, यह एक विशेषता है। किसी को पिताजी नहीं है, उसकी माँ जो है वो खेती में मजदूरी करती है। किसी की माँ जो है वो यानी वेजिटेबल बेचने का जो काम है, यानी तरकारी बेचने का काम करते हैं, या कोई हमाली का काम करता है, या कोई टेलरिंग का काम करता है। अभी एक हमारी लड़की डिप्टी कलेक्टर हो गई, उसके पिताजी एक छोटा सा यानी सिंपी यानी जो टेलरिंग का काम जो है तो वो करते हैं। कोई ऑटो रिक्शा चलाने के परिवार से। तो इस तरह से जो आम तबका है, जो गरीब तबका है, उस तबके के जो बच्चे यहाँ पर हर स्टूडेंट्स के पीछे एक स्टोरी है। अरे वाह, एक हर एक की स्टोरी है कि उसका स्ट्रगल है। तो ऐसे स्ट्रगल फुल जो स्टूडेंट्स है वो पूरे महाराष्ट्र से हम इकट्ठा कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जो ऑफिसर बने और समाज का जो है तो वो ऋण फेड़े, समाज के लिए एक सामाजिक दायित्व की भावना से अधिकारी बोल के काम करें। अच्छा, कदम साहब, बाबा साहब ने एक जगह पर कहा है कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तो ऐसे अभ्यास केंद्र से, आपके अभ्यास केंद्र से जो बाहर छात्र गिरते हैं और आगे चलकर प्रशासकीय सेवा करते हैं, तो ये जो आपके स्टूडेंट्स है ऐसा धोखा देगा, ऐसा आपको लगता है क्या समाज के बारे में? मुझे लगता है कि अभी हम अवेयर हो रहे हैं, बहुत सारा अवेयरनेस आ रहा है और जो शिक्षित पीढ़ियां हैं वो खुद सोच रहे हैं कि हम पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिए, ये कैटेगरी में हम ना आए। ऐसा स्टूडेंट्स भी सोचता है और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा एक संस्कार है उनमें कि वो समाज को धोखा नहीं देंगे, बल्कि समाज के लिए सक्रिय तौर से वो काम करेंगे। और आप देखते होंगे कि यहाँ हमारे जो 100-150 ऑफिसर्स है जो कार्यरत है, तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर नाम कमाते हैं। वहाँ पर उनकी कठोरता की वजह से, प्रामाणिकता की ओर से, उनकी प्रशासनिक स्किल की वजह से वो यानी वो समाज में छाए है वो। तो हर जगह हमारे जो गर्ल्स है, हमारे बॉयज़ है, तो बहुत ही अच्छी तरह से काम जो है तो वो कर रहे हैं। सर, तहसीलदार बोलकर आप अच्छी तरह से जिंदगी गुजारते थे, लेकिन आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि बाबा साहब के विचार का काम कर अम्बेडकरवादी मिशन के माध्यम से समाज के लिए काम करना, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा तो बाबा साहब की प्रेरणा है। अच्छा, सभी प्रेरणा, सभी जो सब कुछ बाबा साहब की वजह से है। और इसमें मुझे लगता है कि मैं सरकार की नौकरी करने के बजाय मुझे समाज की नौकरी करना ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि वो बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार से भी ज़्यादा समाज की जिम्मेदारी बड़ी है मेरे लिए। और मैंने यानी कोई नेगेटिव भाव से नौकरी नहीं छोड़ी, पॉजिटिव भाव से छोड़ी। और मैं अकेला रहने से मुझे वहाँ पर बहुत सारी मर्यादा आती थी। मैं फुल टाइम नहीं दे सकता था, पहले भी मैं काम करता था सोशली, लेकिन मुझे मर्यादा आती थी और मुझे हेडक्वार्टर छोड़ने की मर्यादा थी, बाकी की मर्यादा थी। हाँ, ढेर सारे मर्यादा। तो मैंने एक दिन अपना इस्तीफा दे दिया और छोड़ दिया। मैंने भाई चलो ठीक है, अपना काम कर लेते। और यहाँ पर समाज के बलबूते से मुझे लगता है कि इसमें समाज का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पूरे देश में ये पहला मॉडल है पूरे समाज के, भारत के समाज के, महाराष्ट्र से एक कॉमन मैन डोनेशन दे के। और पूरे भारत में इस तरह से कोई संस्थानात्मक इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट खड़ी नहीं हुई। क्योंकि मूवमेंट मीन्स हम सोचते कि कोई पार्टी चाहिए या कोई संगठन चाहिए, उसका राष्ट्रीय अधिवेशन होना चाहिए, उसका डिस्ट्रिक्ट अधिवेशन होना चाहिए, कोई धरना प्रदर्शन होना चाहिए, कोई मोर्चा होना चाहिए। तो हम यह सोचते हैं कि फुले शाह अम्बेडकर की जो मूवमेंट है, बाबा साहब की जो मूवमेंट है, तो वो मूवमेंट ब्रेन वॉर है। अच्छा, ब्रेन वॉर है। फुले की मूवमेंट ब्रेन वॉर है, राजर्षि शाहू महाराज की मूवमेंट ब्रेन वॉर है। तो हम मोर्चा में उसको तब्दील करने के बजाय धरने में तब्दील करें, क्योंकि हम स्ट्रीट वॉर खेलते हैं। क्योंकि मूवमेंट मीन्स धरना प्रदर्शन हुआ या आंदोलन हुआ, ठीक है। तो आंदोलन भी जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि समाज हर दिन अगर आंदोलन करेगा, जो समाज रास्ते पे आएगा, मुझे लगता है कि उस दिन हम उस शत्रुओं को हमको पराजित करना आसान हो जाएगा। मुझे लगता है जिस दिन हम गांधी मनोवादियों को रास्ते पे लाएंगे, उस दिन हमारी मूवमेंट सही ढंग से चल रही है, ऐसा मुझे लगता है कि। और उनको अगर समझो, मान लो कि उनको अगर इस तरह से संघर्ष में सामने लाना है, तो हमको ब्रेन वॉर में आगे बढ़ना चाहिए। और ब्रेन वॉर के लिए बेस्ट ब्रेन चाहिए, और बेस्ट ब्रेन तैयार करने के लिए इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो इसलिए आज एडमिनिस्ट्रेशन में हम है, जैसे कि बाबा साहब ने भी कहा है की पोस्ट आप एक्वायर कीजिए, क्योंकि आज प्रशासन कल का शासक बना सकता है। आज का डीएम कल का सीएम पीएम बना सकता है, और ये लंबी प्रोसेस है। और मुझे लगता है कि पूरे देश में इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट का ये पहला उदाहरण है।
वाह। क्योंकि एक संस्था में एक संस्था मूवमेंट का काम कर रही। वाह, ये पहला उदाहरण। बहुत अच्छी बात। क्योंकि इसके पहले कोई संस्थागत मूवमेंट कोई काम कोई एजुकेशन में हो या कोई अलग क्षेत्र में हो, इस तरह से काम नहीं होता था। अच्छा, कदम साहब पायनियर है कि हर कोई अपनी संस्था स्थापन करता है, तो आपके पिताजी का नाम हो, माताजी का नाम हो या किसी दूसरों का नाम, अपने परिवार में का नाम लोग देते हैं, लेकिन आपने इतनी बड़ी संस्था निर्माण कर उसको अम्बेडकरवादी नाम दिया सर, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज है, मुझे लगता है कि हम पिताजी का नाम देते, मैंने भी भाई मेरे पिताजी का नाम रख दिया। पूरे समाज के पिताजी बाबा साहब है। हाँ, मेरे पिताजी भी बाबा साहब है। अब हम सब के पिताजी बाबा साहब है, इसलिए मैंने बाबा साहब के नाम और बाबा साहब की विचारधारा पे ये संस्था जो अम्बेडकरवादी संस्था, क्योंकि ये सिर्फ एक बाबा साहब अम्बेडकर को एक व्यक्ति नहीं, एक बहुत बड़ा विचार है, वो समतावादी, न्यायवादी, समतामूलक विचार। तो उस विचारधारा को सामने रखते हुए इसका नाम हमने अम्बेडकरवादी रखा है। और मुझे लगता है कि ये पूरे समाज का संस्था है, पूरा समाज इसको खड़ा कर रहा है और पूरे समाज के पिताजी बाबा साहब है, तो मुझे लगता है कि ये सही नाम होगा, अम्बेडकरवादी नाम जो है, तो हमने अपने पिताजी का नाम रखा है उसको। जी, बराबर है सर बात। सर, आपका जो ग्रंथालय यहाँ का, ये ग्रंथालय पूरे महाराष्ट्र के अंदर देखा जाए तो ऐसा ग्रंथालय नहीं है, तो इसके अंदर कौन कौन सी किताबें हैं? इसमें हमने सभी स्पर्धा पर पर्टिकुलरली हमने फोकस किया अभी फर्स्ट स्टेज में कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को स्पर्धा परीक्षा के लिए काम करने के लिए बच्चों को रेफरेंस बुक्स मिले, जो दिल्ली से, मैं जगह जगह जब जाता हूँ तो दिल्ली से हम बुक्स मंगाते हैं या बाकी ये बड़े सिटी में से, जो पूना, बॉम्बे, दिल्ली में जो स्टूडेंट्स को जितनी फैसिलिटी मिलती है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रेफरेंस लाइब्रेरी। यहाँ पर 24 घंटे इंटरनेट फैसिलिटी है, 24 घंटे वाईफाई फैसिलिटी है, 24 घंटे रीडिंग फैसिलिटी है। कंफर्टेबली स्टूडेंट्स यहाँ पर 24 घंटे स्टडी कर सके, इस तरह का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट हमने यहाँ पर खड़ा किया। सर, अभी आने वाले 26 जून को आपकी प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पर चलने वाली है और बहुत सारे महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश से लोग यहाँ पर आने वाले हैं, तो आपकी जो प्रवेश प्रक्रिया होती है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। यह 2 साल में 2 बार हम प्रवेश परीक्षा लेते हैं। 26 जून को राजर्षि शाहू महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में, और 1 जनवरी को जो भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ के उपलक्ष्य, विजय क्रांति दिन के उपलक्ष्य में, और उसी दिन हमारी अम्बेडकरवादी मिशन की स्थापना भी हुई थी। तो 2 दिन हम एग्ज़ाम लेते और 6 महीने की बैच के लिए हम एंट्रेंस लेते। पूरे महाराष्ट्र से स्टूडेंट्स यहाँ आते, उनकी एंट्रेंस होती है और मेरिट के हिसाब से फिर 100 गर्ल्स और 200 बॉयज़ को हम यहाँ पर एडमिशन देते और फिर 6 महीने उनको हम यहाँ पर फाउंडेशन जो कंप्यूटर एग्ज़ाम का है वो दिलाते। उनका मार्गदर्शन होता है, बच्चे स्टडी करते, टेस्ट होती है, दिल्ली से, पुणे से, बम्बई से, हर जगह से एक्सपर्ट लोग पढ़ाने के लिए आते। और इसके बाद यहाँ पर जो प्रोमिनेंस, जो हमको लगता है कि जो जिन स्टूडेंट्स में क्षमता है और जो गरीब तबके का है उसको हम फिर अडॉप्ट कर लेते, उसकी जिम्मेदारी हम लेते पूरी। वो अगले बैच में फिर उसका एडमिशन हम करवाते, हम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते। साथ ही साथ जब हम मुझे और अगर यूपीएससी के लिए कोई प्रोमिनेंट लड़के दिखते हैं या जिनमें क्षमता दिखती है, तो ऐसे जो गरीब तबके के स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स है, बॉयज़ है, उनको हम दिल्ली भी हमारे सेंटर में उनको भिजवाते और वहाँ पर भी हम जिम्मेदारी लेते। अच्छा सर, अभी जो यूपीएससी के जो नतीजे आए हैं और आपके अभ्यास केंद्र के 20 से भी ज़्यादा छात्र यहाँ पे उत्तीर्ण हुए हैं, और मेरा सवाल आपसे ये है कि ये किस कैटेगरी के लोग हैं जो 20 से भी ज़्यादा यूपीएससी इसमें 20 में 11 स्टूडेंट्स एससी कैटेगरी के, बाकी 2-3 स्टूडेंट्स एसटी है, और बाकी के स्टूडेंट्स ओबीसी है। अच्छा जी सर, अभी आने वाले जो 26 जून है और आपकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के जाने की तैयारी में है, तो प्रवेश लेते समय छात्रों को कुछ शुल्क आप लेते हैं क्या? जी हाँ, क्योंकि यह एक सोशल मूवमेंट है। लेकिन यह सेंटर चलाना भी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टीचर आते हैं उनका मानधन है, यहाँ का बाकी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। क्योंकि यहाँ पर नियर अबाउट 25 कर्मचारी टीचिंग, नॉन टीचिंग और मेस, और इसमें यह लोग काम करते हैं। और इनको जो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटेनेंस है यहाँ का, दिल्ली का रेंट है, बाकी जो है, तो हमने यह तय कर लिया कि क्योंकि पुणे, बम्बई में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए नियर अबाउट
1 से 1.5 लाख रुपए फीस ली जाती है। तो हमने उससे तुलना में सिर्फ 2% यहाँ पर जो योगदान है बच्चों का वो हम लेते। यहाँ पर 6 महीने के लिए स्टूडेंट्स के पास से यानी 10 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की STI PSI असिस्टेंट राज्य सेवा UPSC प्रीलिम और बाकी की जो बैंकिंग की तैयारी है तो वो तैयारी हम करके लेते हैं। और वो पूरी तैयारी करके लेने के लिए जो बाहर 1 से 1.5 लाख रुपए फीस ली जाती है, हम यहाँ पर सिर्फ 6,000 रुपये में वो तैयारी हम पूरी कर लेते हैं। उसमें पूरी तरह से मार्गदर्शन है, क्लासेस है, कोचिंग है, ग्रंथालय है, प्रिंटिंग नोट्स है, इंटरनेट फैसिलिटी है, बाकी पूरी तरह से रीडिंग रूम 24 घंटे। तो मुझे लगता है इतनी सारी फैसिलिटी एक जगह पे और एक नॉमिनल एक टोकन जो योगदान है तो वो बच्चों से हम लेते हैं। अच्छा, प्राइवेट सवाल है कि बहुत सारे लोगों को, हमारे दर्शकों को मालूम नहीं, इतनी बड़ी आप अम्बेडकरवादी मिशन चलाते हैं, लेकिन आप परिवार कैसा संभालते हैं यार? परिवार के बारे में लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं, इस बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए सर। मेरा तो परिवार, पूरा समाज ही परिवार है अभी। अच्छा। क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा। और मेरे परिवार में अभी माँ बाप है। अच्छा। और मैं हूँ बस, और बाकी पूरा समाज है। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर 200, 300, 500 जो स्टूडेंट्स रहते हैं तो यानी वो मेरे यानी बच्चे हैं, ठीक है। तो इतना ये मिशन का जो परिवार है, मेरा थोड़ा सा बड़ा परिवार है। यानी 1000 बच्चों का पालक बनने की जो एक संधि है या वो एक जो अपॉर्चुनिटी है तो वो हमको यहाँ पर मिली है उनकी सेवा करने की और उनको मार्गदर्शन करने की। सर, अभी आज अम्बेडकरी समाज में अगर देखा जाए तो समाज की एकता नहीं है। तो इस समाज की एकता होने के लिए आपके अभ्यास केंद्र के माध्यम से कुछ हो सकता है क्या? जी हाँ, हम प्रयास उस दिशा में भी कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने युवकों को और विद्यार्थियों को समाज को संगठित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। अच्छा अच्छा। ये बहुत सारे लोग, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषणों में ये जिम्मेदारी स्टूडेंट्स के ऊपर सौंपी है, युवकों के ऊपर सौंपी है। अच्छा अच्छा। तो ये जय भीम इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम।